नेक्स्ट एप्लीकेशन है deriving empirical relationships for a new unknown formula. Okay, so if one knows the dependency of a physical quantity on other quantities, and if the dependency is of product type, then using the method of dimension analysis, relation between the quantities can be derived. क्या बोल रहा है बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी फॉर्मूला है आप अपने पास, कोई क्वांटिटी, सपोज कोई क्वांटिटी x है और x डिपेंड करती है कोई मल्टीपल अदर क्वांटिटीज y और z पे, लेकिन अपने को उसका रिलेशनशिप पता नहीं है कि वाई जेड पे कैसे डिपेंड करता है, बट अपने को ये पता है कि वो वाई और जेड पे डिपेंड करता है. बट देन वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि वो वाई जेड पे प्रोडक्ट के फॉर्म में डिपेंड करता है. दैट मीन्स वाई इंटू जेड और वाई स्क्वायर जेड और वाई जेड स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. ओके, देयर इज नो एडिशन. देन आई कैन यूज दिस डायमेंशन एनालिसिस टेक्निक टू फिगर आउट द empirical relationship between x, y and z. ठीक है, तो अब इसमें हम एग्जांपल्स करके देखेंगे कि मैं एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा हूँ, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस थियोरी. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस पे मेरे को डिपेंड कर रहा है ना, वो मेरे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए. दैट मीन्स यू मस्ट नो द क्वांटिटीज ऑन विच द अननोन क्वांटिटी डिपेंड्स. ओके, and it cannot be used to determine the constant if present in the actual relationship. Suppose x is equal to 4bca, okay, and b is some quantity, c is some other quantity, and x का जो actual formula 4bca, then using this dimension analysis you cannot get the value of 4. Okay, similarly it cannot be used to determine additive results. So only product and division types formulas can be derived. So suppose x is equal to a plus bc है, यहाँ पे a भी कोई क्वांटिटी है, b और c भी कोई क्वांटिटी है, तो मैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके a प्लस बी सी फॉर्मूला में कभी डिराइव नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा हूँ कि कैसे डायमेंशन एनालिसिस करके कैसे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के लेके हम वहाँ से समझेंगे. ठीक है, तो डिराइविंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स फॉर अ न्यू or unknown formula, let's talk about the time period of a simple pendulum. So let me just give you an overview what exactly I'm talking about here. Let time period of a simple pendulum is a function of mass of the bob m and effective length l, that is the length of the bob, length of the string. जैसे कि अब कभी पेंडुलम देखा होगा तो पेंडुलम क्या होता है, एक कोई मास होता है और कोई एक स्ट्रिंग होती है जिससे वो अटैच होता है और पेंडुलम अपना टू एंड फ्रो मोशन करता है वहाँ पे, एंड g is the acceleration due to gravity. ठीक है, so we are going to assume that time period is a function of mass L and g. We are not going to assume, actually it's given कि वो mass L और g पे डिपेंड कर रहा है and they are asking कि तुम फॉर्मूला बताओ कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, so what I'm going to write here, I'll assume t is equal to some constant k into multiplied by m to the power x, L to the power y and g to the power z. What exactly I'm doing here? यार मुझे पता नहीं है ना कि वो मास के किस पावर से डिपेंड कर रहा है, लेंथ के किस पावर से डिपेंड कर रहा है और g के किस पावर से डिपेंड कर रहा है. नाउ दिस x y z कैन बी एनी नंबर. ओके, इट कैन बी एन इंटीजर और इट कैन बी अ रियल नंबर. वो डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वो पावर पता नहीं है. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एज सम आर्बिट्रेरी एक्स वाई जेड वेरिएबल. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द like the random or arbitrary formula that time period t is some constant k multiplied by m to the power x, l to the power y and g to the power z, where k is some dimensionless constant. Okay, so if the above relation is dimensionally correct, then by substituting the dimensions of quantities we'll get our formula. How do we get it? तो मैं टाइम का क्या लिख दूंगा, यहाँ पे t लिख दूंगा, k तो कोई डायमेंशनलेस है, मास m है तो उसका मैं लिख दूंगा कैपिटल M, एंड देन x पावर यहाँ पे आ जाएगा, फिर लेंथ क्या क्या है डायमेंशन l, उसका y पावर यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली g है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2. ठीक है, और वो ड्राइव कर सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम से, और उसका पावर है z. ठीक है, सो t इज इक्वल टू दिस होल रिलेशनशिप. अब मैं क्या करूँगा, t का डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, या फिर मैं सीधे सीधे t लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, एंड mx ly l t माइनस 2 टू द पावर z. अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो मेरे को ये मिलेगा m टू द पावर x
L to the power y plus z and t to the power minus 2z। ये आप कैलकुलेट करके यहाँ से देख लो, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। सो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, अगर अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन के दे रखे हैं, तो उनके दोनों डायमेंशन, दोनों साइड डायमेंशन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पावर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब m का जो यहाँ पे पावर है, जो राइट हैंड साइड में जो पावर है, दोनों सेम होना चाहिए। l का जो यहाँ पे पावर है राइट हैंड साइड का भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली फॉर t, okay, so equating the exponents of similar quantities, we are going to get x is equal to 0, that is the power of m, y is equal to 1 by 2 and z is equal to minus 1 by 2। अब ये आया कैसे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ना, ध्यान से देखो, x is equal to 0 बनेगा, y plus z is equal to 0 बनेगा एंड minus 2z is equal to 1 बनेगा, ठीक है। देखो t का पावर, सो minus 2z is equal to 1 है, तो z is equal to be minus 1 by 2 and y plus z is equal to 0 and z is minus 1 by 2, that gives me y is equal to 1 by 2 and x was automatically 0 from the very beginning, okay। So we are going to get x is equal to 0, y is equal to 1 by 2 and z is equal to minus 1 by 2। I hope you are able to do this calculation in your head, it's not that hard, that's why I have not written over here, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया x 0, y हाफ एंड z माइनस हाफ। इसका मतलब ये जो मेरा टाइम का जो मेरा फॉर्मूला था उसमें क्या लिखूंगा मैं, t इज इक्वल टू के m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 इज जस्ट गोइंग टू बी 1, l टू द पावर 1 by 2 एंड g टू द पावर minus 1 by 2 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस रिलेशनशिप, ओके, जो ये पिंक में मैंने डाल रखा है। सो द रिक्वायर्ड फिजिकल रिलेशनशिप is basically t is equal to k root over l by g। So we started with some dimension and using the dimension analysis technique we figure out कि यार ये टाइम पीरियड है ना, वो सम k कांस्टेंट एंड रूट ओवर l by g ऐसा बनना चाहिए एंड विथ एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ k एंड दैट इज 2 पाई। बट ये डायमेंशन एनालिसिस अपने को 2 पाई नहीं मिलेगा, अपने को बस रूट ओवर l by g तक ही मिल सकता है, वो k की वैल्यू वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टोक्स लॉ, ओके। स्टोक्स लॉ बेसिकली ये बोलता है कि व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड, the viscous force F opposing the motion is found experimentally to depend on the radius r, the velocity of the sphere v and the viscosity eta of the fluid। ये जो नंबर है जो n की तरह दिख रहा है, ये इसको ईटा बोलते हैं। बाय द वे अभी इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि दिस इज द लाइक दिस इज हाउ वी डिनोट viscosity, okay, so this is a Greek letter। So what do we know कि जो फोर्स है दिस इज अ फंक्शन ऑफ ईटा आर एंड वी। ईटा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट विस्कोसिटी बोलते हैं उसको, आर इज रेडियस एंड वी इज वेलोसिटी। लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि ये ईटा आर और वी पे कैसे डिपेंड करता है। कीप इन माइंड, यहाँ पे अगर तुम ईटा से कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये कहाँ से आ गया, ये विस्कोसिटी कहाँ से आ गया, लाइक बी विद मी, यू डोंट हैव टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एग्जैक्टली इज ईटा। ऑल वी नीड टू नो कि यार ये जो फोर्स है ना, ये ईटा आर और वी का फंक्शन है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू कि अगर ये इसका फंक्शन है तो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस सेक्शन इनटू ईटा द पावर एक्स। मेरे को ईटा का कैसे पावर है वो मेरे को नहीं पता, तो मैं वहाँ पे एक्स डाल दूंगा। रेडियस का पावर वाई एंड वी का पावर जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड अननोन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अभी मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस यू डोंट नो द लाइक दिस क्वांटी ईटा, तो मैं यहाँ पे पहले से मैं ईटा का डायमेंशन में दे देता हूँ। ईटा का डायमेंशन है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1, ओके। सो यूजिंग दिस इक्वेशन दैट आई हैव रिटन इन येलो, आई कैन राइट फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t टू द पावर -2, k is some dimensionless quantity, okay, and e to the power x, that is going to give me m l -1 t -1 to the power x and then r to the power y। r क्या है, रेडियस है, इसका मतलब रेडियस इज बेसिकली लेंथ, सो आई कैन राइट r to the power y is equal to l to the power y and then v is velocity to the power z is lt -1 to the power z। Hopefully this is making sense to you guys, okay। So now if I'm going to equate right hand side and left hand side, what I'm going to get, ml t to the power -2 is equal to, अगर मैं सब यहाँ पे m का कॉम्पोनेंट लेके और l का कॉम्पोनेंट लेके और t का कॉम्पोनेंट लेके मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई एम गोइंग टू गेट m to the power x, l to the power -x plus y plus z and t to the power -x minus z, and then again I'm going to equate the powers from left hand side and right hand side, and that is going to give me x is equal to 1, that is the power of
m and minus x plus y plus z is equal to 1 and minus x minus z is equal to -2. तो मेरे को यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल गए और 3 इक्वेशन मिल गए और मेरे पास 3 वेरिएबल है, so I can solve them and like solving these equations I'm going to get x is equal to y is equal to z is equal to 1. यहाँ पे x y z तीनों की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी अपने को, ठीक है। तो अगर x y z की वैल्यू 1, इसका मतलब जो मेरा ये जो इक्वेशन जो मैंने पहले अज्यूम किया हुआ था फोर्स का, वो क्या बन जाएगा कि ईटा टू द पावर 1 r to the power 1 and b to the power 1. So it's basically k eta r b and this is the empirical relationship for the Stokes law, ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ and that is basically 6 pi. So again we started with nothing at hand. We just knew कि यार अपने को ये जो फोर्स है ना ये डिपेंड करता है उसकी कोफिशिएंट विस्कोसिटी पे, उसके रेडियस पे और उसके वेलोसिटी पे। अब मैंने डायमेंशन एनालिसिस से उसका फॉर्मूला निकाल लिया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि ये फॉर्मूला कैसे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, एंड ऑल वी न्यू कि ये ईटा आर और वी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और के की वैल्यू अपने को नहीं पता चलेगी यहाँ पे, उसको एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा। बट दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स, ओके।